हाय एवरीवन, अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स का बैच ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये हमारी ऐप का लोगो है। इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल, मैं आपको यहां बताता हूं, आपको सिंपल आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे बैच पे क्लिक करना है। बैच पे क्लिक करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे यहां आपको बैच को डालना है जेकेपीएसआई। जैसे आप डालोगे जेकेपीएसआई उसके बाद आपको ओके कर देना है और आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद आप हमारे फ्री जेकेपीएसआई वाले बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल, दिस इज़ अजय। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसकी क्लास फर्स्ट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है उन सब के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आपको कोई भी थ्योरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी मैं करवाऊंगा, बट आपको एक्स्ट्रा थ्योरी बुक कहीं से नहीं पढ़नी है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना मोर देन सफिशिएंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप रेलवे का, जेकेएसएसबी का, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एनडीए का, जहाँ कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के बारे में, देन धीरे धीरे आगे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आप लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिए। सबसे पहले आप लिखिए एटम के बारे में। ठीक है, एटम क्या होता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट इसका आप याद रखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट which cannot be further divided। सबसे छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर फिर से डिवाइडेड नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है इज नोन एज एटम। हालांकि इसको भी नीचे हम लोग अलग अलग पार्ट से मिलके एटम बनता है, लेकिन एटम एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है। अगर इसको आप सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एटम होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। आप जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आपके सामने पड़ी हैं, पेन से लेके पेंसिल, कॉपी, जो भी आपके सामने दिख रहा है, ये सब की सब किससे बने हुए हैं, ये एटम से बने हुए हैं। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम से ये बने हुए हैं। ठीक है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उससे मिल मिल के फिर मॉलिक्यूल से फिर आगे चीज़ें बनती हैं। तो आपका पूछा जाए कि लिविंग सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है लिविंग सेल का, और सॉरी लिविंग बॉडी का, तो उसका आंसर होगा सेल। और बोले नॉन लिविंग का तो आंसर होगा एटम। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ऐसे मान लो कि दुनिया की हर एक चीज़ किसी न किसी एटम से मिलके बनी हुई है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो जिसको हम लोग फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए दूसरा पॉइंट आपको इसका ये याद रखना है कि एटम टर्म किसने दी, द टर्म एटम was given by Democritus, CRITUS। ठीक है, डेमोक्राइटस। तो ये टर्म किसने दी, डेमोक्राइटस ने। और यही नोट्स आपको एज इट इज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मैं अभी आपको इसलिए थोड़ा मैं सफाई से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आज। ठीक है, चलिए तो मैंने हाईलाइट भी कर दी इंपॉर्टेंट। तो ये टर्म किसने दी, एटम टर्म किसने दी, डेमोक्राइटस ने। थर्ड पॉइंट यू शुड हैव टू बी रिमेंबर, it is made up of इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन। चलिए न्यूट्रॉन NEU
NEUTRON, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो आपका एटम है ये 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग है, इसकी टर्म जो एटम किसने दी उसका नाम है डेमोक्राइटस। थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि एटम किस किस से मिलके बना हुआ है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों साइड जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आगे अभी आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है गाइज, फोर्थ पॉइंट, एटम is divided into टू पार्ट्स। तो एटम को आगे फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला इसका पार्ट है न्यूक्लियस, जो मैं पहले ऊपर लिख रहा था, और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम, इसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी पार्ट डेमोक्राइटस ने दिया। तीसरी पार्ट ये बना किस किस किया, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एटम फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस और ऑर्बिट से मिलकर एटम बना होता है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ होता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको समझने की कोशिश करना। ये आपका एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बीच में होता है आपका सेंटर में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके बीच बीच में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इसके साइड पे चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ये जो इसको बोलते हैं ऑर्बिट, मतलब आप बोल सकते हो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, वो घूमते हैं आपके ऑर्बिट में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना है, न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना होता है, आपका न्यूक्लियस बना होता है। चलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है ये आगे आप पढ़ोगे अभी फिर से। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अप्रॉक्स, और इसको बोलते हैं 1 यूनिट। और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस का होता है और ऊपर वाला माइनस होता है चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। ये बात आगे आप बहुत डिटेल में समझ जाओगे। ठीक है, ये आप बात बहुत डिटेल में समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि एटम को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होगा न्यूक्लियस, दूसरा होगा ऑर्बिट या सेल। जिस बच्चे की केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए मैं आपको बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जब द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और उसके सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने यही बोला था कि एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिलहाल आगे चार्ज की बात आएगी, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो आगे आएगा आपका। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक छोटा सा पॉइंट एग्जाम में आप कभी कभी आता है कि न्यूक्लियस किसका बना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, लिख लेना, ये आप लिख लो अभी। सबसे पहले लिख लो क्वार्क क्या होता है, क्वार्क। ठीक है, क्वार्क, आपका क्वार्क क्या होता है। चलिए क्वार्क के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्वार्क 2 प्रकार का होता है आपका। क्वार्क आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है आपका डाउन क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन, और इसके ऊपर चार्ज होता है वो होता है +2/3 चार्ज होता है।
इसमें जो फ्रैक्शन में चार्ज होता है क्वार्क के पास, और जो आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो सीधा सीधा होता है, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता, वो सीधा सीधा मल्टीपल होता है किसी नंबर का। और जो डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है वो होता है -1/3। मैं आपको बता दूंगा इसमें आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपके आगे क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं आपको। तो इसकी अगर आप इसको आप बोलना चाहो तो इसको क्या बोलोगे, ये वो पार्टिकल्स है, डेड पार्टिकल्स which have चार्ज, जिसके बाद चार्ज होता है किसमें, फ्रैक्शन इन फॉर्म में। कैसा होता है, फ्रैक्शन इन फॉर्म। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में ऐसा कौन सा एटम का पार्ट होता है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, फ्रैक्शन इन फॉर्म के ऊपर चार्ज होता है। अब इसमें आप यही से प्रोटॉन का चार्ज निकलता है, यही से आपका न्यूट्रॉन का चार्ज निकलता है। अगर आप 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को मिलाओगे तो आपका प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ से डीप बातें लिखने की जरूरत है नहीं, तो आप चाहे तो प्रैक्टिकल लिख भी सकते हो। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि क्वार्क से मिलके ही प्रोटॉन, चलो मैं लिखवा भी देता हूँ। अगर आप लोग 2 अप क्वार्क को जोड़ते हो और +1 डाउन क्वार्क को ऐड करते हो, देखो क्या निकलता है। 2 अप क्वार्क का चार्ज कितना है, 2/3 प्लस का, और यहाँ पे प्लस, और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है, -1/3। जैसे इसके मैं कैलकुलेशन करूँगा ये कितना आ जाएगा, 4/3 और प्लस माइनस -1/3, तो ये कितना आ गया 4। जब ऐड करोगे तो एलसीएम सेम रहेगा, 3 ऊपर आ गया 4 - 1 डेट इज 3/3, और कट के कितना आ गया 1। तो एक चार्ज आ गया आपका, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन। प्लस का चार्ज आया ना, तो प्लस का चार्ज मतलब प्रोटॉन, प्लस का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आप आगे पढ़ोगे बात। फिलहाल मैंने आपको क्या बता दिया कि 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलके आपका प्रोटॉन बना होता है। मैंने बताया था ना एटम किसका बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। लेकिन प्रोटॉन देखो किसके बना हुआ, वो क्वार्क का मिलके बना हुआ है। उसमें 2 अप क्वार्क हैं, 1 डाउन है। ये काफ़ी डीप बातें आपको याद नहीं रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है ये आपको भी पता चल जाएगा। एक ये बात होगी। दूसरी बात आपको याद क्या रखनी, देखो एक तो ये होगी, हमने प्रोटॉन बना लिया। दूसरा देखो अभी हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी बनाएंगे। अगर आप 1 अप क्वार्क को ऐड करते हो प्लस 2 डाउन क्वार्क को ऐड करते हो, देखिए क्या रिजल्ट आता है। 1 अप का चार्ज कितना होता है, अप का 2/3 और डाउन का -2 टाइम्स, ये प्लस आएगा तो -1/3 आएगा ना डाउन का। जैसे इसको कैलकुलेट करेगा आएगा 2/3 -2/3, तो कितना चार्ज आया 0। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस का होता है 1, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये आप आगे पढ़ोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी तक जो मैंने आपको बातें क्या क्या बताई, देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। एटम के बारे में बताया, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम टर्म किसने दी थी, डेमोक्राइटस ने दी थी। ये किस चीज़ से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बनते हैं। एटम को हमने दोबारा डिवाइड किया कि ऑर्बिट क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, आपके ऑर्बिट के अंदर। फिर मैं बताया एक क्वार्क भी चीज़ होती है, एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज फ्रैक्शन में होता है, और क्वार्क से मिलके ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना था हमारा। ठीक है, क्वार्क से मिलके ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना था, और मैंने बता दिया कितने कितने क्या मिलाना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए मैंने आपको क्वार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की। आपको याद रखना है न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस होता कहाँ है, एटम के सेंटर में, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इसका आंसर होगा। न्यूक्लियस किसका बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये आपने पढ़ लिया। ऑप्शन में कभी कभी ये नहीं देता है, ऑप्शन में इतना भी देता है कि न्यूक्लियस किसका बना होता है, क्वार्क का बना होता है। क्वार्क क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन में चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्वार्क के बारे में पढ़ा दिया। हो सकता है आपने पहले कभी ये नहीं पढ़ा हो। आगे देखिए क्वार्क किसने डिस्कवर किया, देखिए क्वार्क
इज डिस्कवर्ड बाय ये जेलमैन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जेलमैन, ठीक है, जेलमैन ने डिस्कवर्ड किया था, आपको याद रखना है। और ऐसा भी कभी क्या होता है, क्वार्क को ही क्या बोला जाता है, क्वार्क को बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियन, क्योंकि क्वार्क से ही क्या बना है, न्यूक्लियस बना है, और इसी को न्यूक्लियन भी बोला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ जो भी एटम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एग्जाम कोई भी दो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। जैसे आप मेरे MCQs भी लगा लोगे, उसके बाद कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो। इवन कि स्टेट PCS के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, जो साइंस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, क्वार्क का पता चल गया आपको। एटम किस किस से बना होता है, एटम के लिए आपको छोटी सी बात फिर से बता रहा हूँ, एटम किससे बना होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर, यहाँ पे घूमता है इलेक्ट्रॉन, बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्वार्क से ही बना हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही क्वार्क से बने हुए हैं। तो इतनी सी बात मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, अब थोड़ी सी और फैक्चुअल बातें लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, उसके बाद प्रोटॉन। चलो मैं सारे एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। चलिए इसको छोड़िए फिलहाल, आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले हेडिंग दीजिए आप न्यूक्लियस। ठीक है, किसके बारे में लिखिए आप लिखिए न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में लिखिए। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम किस किस से मिलकर बना ये आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट इसका लिखिए, सबसे पहला पॉइंट इसका लिखिए, ये किसका बना होता है, इट इज मेड ऑफ, अभी आपको जस्ट मैंने लिखवाया, किस किस का बना होता है ये बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इसी को आप बोल सकते हो, इसकी बजाय आप बोल सकते हो ये किसका बना है, क्वार्क का बना होता है। राइट, चलिए इसका जो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है गाइस, वो लिखिए न्यूक्लियस was discovered by रदरफोर्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बताया था कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और किसके द्वारा बताया था ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, बाय परफॉर्मिंग, लिख लो इसको भी, बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसने। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके द्वारा पता किया था। अल्फा स्कैटरिंग मतलब एक रेज, यहाँ पे उसने किसी चीज़ से रेज पास की थी, वहाँ से उसको पता चला था कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। दोनों के दोनों बीच में कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये आपको भी इसमें पढ़ना है। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखो, न्यूक्लियस NUCLEUS कर लो। न्यूक्लियस फोर्स और प्रेजेंट बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से एक साथ रहते हैं, तो आपको आंसर देना है कि क्योंकि उन दोनों के अंदर क्या होती है, उन दोनों के ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है जो उनको चिपका के रखती है आपस में एक जगह, तो उसका आंसर होगा न्यूक्लियस फोर्सेस। तो न्यूक्लियस के अंदर है तो ऐसे ही नाम याद रख लो, न्यूक्लियस फोर्सेस, ठीक है। फिर आगे आपको एक पॉइंट याद रखना है, उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उसमें क्या क्या यूज़ किया था, ठीक है। अब लिख लो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने, जो उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसको पता चला था रदरफोर्ड को कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसमें उसने दो चीज़ें यूज़ की थी। सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम था, उसका नाम आपको याद रखना है, डेट इज कॉल्ड पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम, POLONIUM। एक तो ये याद रखना है। दूसरा उसने जो एक मेटल यूज़ किया था वो कौन सा था, एक फॉयल जो उसकी मतलब एक थाली टाइप थी, वो कौन सी थी, वो गोल्ड की थी। कौन सी थी, गोल्ड फॉयल। तो मैंने बताया ना कि उसने क्या किया था, एक मेटल लिया था जिसमें से रेज पास की थी, तो उसको पता चला था कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूक्लियस किस किस का बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और आप इसी का आंसर क्वार्क भी दे सकते हो क्योंकि क्वार्क से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, उसका आंसर होगा रदरफोर्ड ने, और बोलेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो आंसर होगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर न्यूक्लियस फोर्सेस उसके बीच में काम करती है जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने मेटल कौन सी यूज़ की थी, आपको आंसर देना गोल्ड फॉयल, और साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा था, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। चलिए आगे देखिए, आगे पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर आप देखो नेचर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन कौन सी होती हैं, तो उसका आंसर भी क्या देना आपको, उसका आंसर भी यही है, क्या, न्यूक्लियस फोर्स। जो न्यूक्लियस फोर्स होती हैं वो सबसे क्या होती हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं। अगर पूछे आपसे कि वीकेस्ट कौन सी होती हैं, सबसे वीक कौन सी होती हैं, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर बोले कि नेचर के अंदर सबसे वीक फोर्स कौन सी होती हैं, तो आंसर देना आपको कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है नेचर में, न्यूक्लियस फोर्स। सबसे वीकेस्ट कौन सी होती है, आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा आगे पॉइंट देख लेते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी भी न्यूक्लियस की वजह से होती है। आगे देखिए इसका साइज किस में मेजर करते हैं, आगे लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर ऑफ रेडियस, या ऑर्डर ऑफ रेडियस, रेडियस का साइज बोल सकते हो, या साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज किस में मेजर किया जाता है, तो उसका आपको आंसर देना है, उसका आंसर देना है आपको 10⁻⁻15 m मीटर। इसी को बोलते हैं 1 फर्मी, FERMI। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, 1 फर्मी। और इसलिए बोला जाता है कि SI यूनिट क्या होता है आपका, SI यूनिट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, फर्मी होगा। उसका आंसर भी क्या होगा, फर्मी होगा। एक बार मैं अभी तक की बात को रिपीट करता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये तो पहले बता दिया, अब मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस के बारे में आपको याद रखने वाली बातें यही है कि इसका डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम क्या था, या फॉयल कौन सी यूज़ की थी, गोल्ड फॉयल है वो, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, न्यूक्लियस फोर्स। वीकेस्ट कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल। और यूनिट क्या होता है न्यूक्लियस के साइज का, वो होता है आपका फर्मी, वो होता है आपका फर्मी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट।
चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अभी आप ऑर्बिट के बारे में, ये ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, ये ऑर्बिट, चलो ऑर्बिट ही लिख लो, ठीक है। ऑर्बिट, न्यूक्लियस के बारे में आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। ऑर्बिट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट किसने दिया ये आपको याद रखना है। द कॉन्सेप्ट of orbit was given by नील बोर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। ऑर्बिट, अब आपको ऑर्बिट निकालना भी सीखना है कि किस में कितने कितने ऑर्बिट होते हैं। हम लोग ऑर्बिट को किस में मेजर करते हैं, हम लोग ऑर्बिट को, ये जो ऑर्बिट क्या होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पहला ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, चलिए आगे ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही ऑर्बिट चलते रहेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिट का नाम है, सबसे पहले ऑर्बिट का नाम दिया जाता है के ऑर्बिट, फिर एल, फिर एम, फिर उसके आगे चलता जाएगा एन, ओ, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। आपको बस 4 याद रखना है, के एल एम एन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैसे निकालते हैं और कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन के वो कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। सबसे पहले के के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। एल के अंदर 8, अभी आप सीख जाओगे कैसे निकलता है। एम के अंदर 18, एन के अंदर 32, ओ के अंदर 50, तो आगे चलता जाएगा, लेकिन आपको जाना नहीं आगे, ठीक है। पहले 2-3 का पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ऑर्बिट कौन कौन से हो सकते हैं, के हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है। तो सबसे कितने, एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिकली 11th-12th का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 11th-12th क्लास में होता था, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हालांकि नहीं है। तो निकालने का तरीका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में कितने हैं वो कैसे निकलता है, 2n स्क्वायर से। और ये कॉन्सेप्ट है किसका, बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके द्वारा दिया गया था, बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हमें पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, बताइए के अंदर एक होता है ऑर्बिट, एक होता है ऑर्बिटल। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आपको फिलहाल तो ये याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, 2n स्क्वायर। मैं ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो किसने बताया हमें, इलेक्ट्रॉन के बाद आगे भी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमने का पाथ है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट बताया नील बोर ने, ठीक है, नील बोर ने। मैंने बताया कि ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन ओ पी, ऐसे चलते जाएंगे। तो 4 पहले याद रखने हैं, के से स्टार्ट होता है, याद रखना है इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने लिखवाया 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18। ये कैसे पता चलता है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, 2n स्क्वायर। चलिए एक मिनट में नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में डिफरेंस तो कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। ये भी क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और ये भी सर्कुलर पाथ होता है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन घूमने का रास्ता है। लेकिन ये 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, और ये आपका 3D होता है। बस इतना ही डिफरेंस है,
इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को 3D में बताते हैं, इसके अंदर हम 2D में बताते हैं। ठीक है, 2D में बताते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। चलिए, हम निकाल रहे थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकलते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने होंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन इन के शेल। तो ये शेल के नाम है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाद एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ठीक है, पहले का नाम हो गया के शेल, दूसरे का नाम हो गया एल शेल, तो ऐसे ही चलते जाएगा, एन शेल, एल शेल। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इन के शेल कैसे निकलेगा, यहाँ से लिख लो मैक्सिमम। तो कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको बताया 2n²। यहाँ पे n क्या है, n क्या है, n का मतलब है कि कौन से नंबर का शेल है, नंबर ऑफ शेल। तो शेल का नंबर कौन सा है, यहाँ पे ये आ गया 2। शेल का नंबर k कौन सा है, k पहले नंबर का शेल है, पहले नंबर पे देखो, ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर, ये दूसरे। तो 2n² कितना आ गया, 2। तो k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर होगा 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे k के अंदर, 2। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n²। n क्या होता है कि कितने नंबर वाला शेल है, k पहले वाला है, l दूसरे वाला है, n तीसरे वाला है। तो आगे चलते जाओगे, m n आगे चलते जाएगा, m तीसरे वाला है। दूसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। तो आपको ही पता है कि एल शेल में क्या होता है, एल शेल में तो ये दूसरे नंबर है, तो आंसर इसका यही होगा 2n²। तो 2 इंटू n क्या है, दूसरे नंबर का है, तो ये कितना हो गया, 8। तो मैंने यही बोला था कि n के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और सेम आपको मुझे बताना है कमेंट करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m एंड n शेल। चलिए, इसके आंसर मुझे आपको बताने हैं दोनों के, m के अंदर कितने होते हैं और n के अंदर कितने होते हैं। मैंने भले लिखवाए भी थे, बट आपको फॉर्मूले के साथ निकाल के मुझे बताना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए आप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए आप, एटॉमिक साइज के बारे में बताऊं एक बार, क्या होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, एटॉमिक मतलब एटम के स्ट्रक्चर का साइज बताना आपको, क्या होगा ये। तो एटॉमिक साइज क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये होता है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन लास्ट शेल ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस NuCl जो न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी एटम का साइज कितना होगा, एटॉमिक साइज कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस के सेंटर से शेल के बीच की दूरी, जैसे ये लास्ट शेल है ना, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटम का साइज क्या होगा, तो अभी आपने जो पढ़ा था फर्मी, वो किसका था, वो न्यूक्लियस का था। न्यूक्लियस के अंदर साइज किस में मेजर करते हैं। अब न्यूक्लियस से लेके बाहर के सेल तक का जो साइज होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का जो यूनिट होता है, देखो यूनिट लिख लो, इसी के अंदर लिख लो SI यूनिट। किस में मेजर करते हैं इसको, SI यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज। वो क्या है आपका, वो है आपका एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट होगा SI, किसका, एटॉमिक साइज मेजर करने का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियस का एटॉमिक साइज का ऐसा यूनिट, न्यूक्लियस साइज का ऐसा यूनिट क्या था मेजर करने का, तो फर्मी था, और इसका क्या है, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ROM। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बेसी मैंने समझाने की कोशिश करी। मैंने देखो आपको क्या क्या बताने की कोशिश करी, एक बार मैं छोटा सा रिकैप लेता हूँ।
लास्ट स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्बिट और ऑर्बिटर के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पाथ हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक 2D फिगर है एक 3D फिगर है, राइट। एंड सेकंड थिंग हमने पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी शेल के अंदर। शेल के नाम है के शेल, एल शेल, एम, एन, ओ अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। याद रखना ए बी सी नहीं है, के से स्टार्ट होने वाले शेल हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n²। यहाँ पे n का मतलब क्या है कि शेल का कौन सा नंबर है। तो जैसे मैंने k में जाने की कोशिश की तो k पहला शेल है, तो 2n² n की जगह पहला शेल रखा 1 और मेरा आंसर आ गया 2, मतलब k के अंदर 2 होते हैं। उसके बाद l के अंदर 8 होते हैं। m और n का मुझे आपको बताना है अभी, तो ये मैंने आपको अभी तक यहाँ पे पढ़ाया। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया, चलिए मैं उसको भी एक बार रिकैप करता हूँ। फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियस किस किस का बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का या क्वार्क का बोल सकते हो। उसके बाद क्वार्क किसने डिस्कवर किया, जेलमैन ने। क्वार्क का ही दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लॉन होता है, न्यूक्लॉन। फिर मैंने आपको न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया। न्यूक्लियस किसका बना मैंने बता दिया। न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाला कौन था, रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने इसको एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, जब इसको बताया था कि न्यूक्लियस भी होता है एटम के अंदर, उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट कौन सा करा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जो आपका फॉयल यूज़ की थी वो थी गोल्ड फॉयल, और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट था वो था पोलोनियम। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस फोर्स इनके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस फोर्स प्रेजेंट है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर भी न्यूक्लियस है, और वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और मैंने बताया कि न्यूक्लियस का साइज निकालने का यूनिट क्या होता है, फर्मी। यहाँ तक क्लियर हुई। फिर मैंने ऑर्बिट के बारे में बताया आपको, ये कि ऑर्बिट किसने कॉन्सेप्ट दिया था, नील बोर ने, और निकालना कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम एक शेल में, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसके साथ और हमने क्या डिस्कस किया, पहली स्लाइड भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहली स्लाइड में क्या बताया, सबसे पहले बताया एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये याद रखना आपको। फिर मैं बताया ये किस किस का बना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कहाँ कहाँ होता है मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एटम डिस्कवर्ड किसने किया था, सॉरी एटम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है आपका ऑर्बिट, या जिसको आप शेल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर मैंने क्वार्क के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, किसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या क्या होता है, क्या क्या मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है। और आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की आपको हर एक बच्चा समझ पाए, ताकि मैंने आपको बेसिक से समझाया, ताकि आप लोग भी जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से वो भी केमिस्ट्री का टॉपिक समझ पाएँ, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।